तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे और ये इसका सिलेबस है। टाइप्स है, ग्राफिक डिस्प्ले है, रैंडम एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, फ्रेम बफर एंड वीडियो कंट्रोलर, पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। ठीक है, ये सब इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफिक्स यानी कि जो हमारे जो एनिमेशन इमेज वगैरह हो गए, इनको स्क्रीन पर दिखाना ही कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स में आप इसके प्रॉपर्टीज़ ABC जैसे होता है। तो ए से कहाँ कहाँ यूज होता है इसका एप्लीकेशन, आर्ट एंड एल्गोरिदम में। ठीक है, बी से बिट्स एंड बाइट्स में, सी से क्रिएशन एंड कंट्रोल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या होते हैं। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि इसमें जो यूज़र होता है वो इमेज या ग्राफिक के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई यूज़र वीडियो गेम्स खेल सकता है तो उसके अपने अकॉर्डिंग खेल सकता है। ठीक है, गूगल मैप्स में हमको कौन सा पाथ चूज़ करना है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव में क्या होता है कि इसमें यूज़र कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें एक्टर कुछ कर रहा है, मार रहा है, तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइप का कंप्यूटर ग्राफिक्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिस्प्ले। तो ग्राफिक डिस्प्ले क्या होता है, आउटपुट डिवाइस या स्क्रीन होता है। ग्राफिक डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस या स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड विजुअल्स को यूज़र के सामने शो करता है। यानी कि जैसे मॉनिटर हमारा है कि ये एक स्क्रीन की तरह होता है। ठीक है, जिसपे जो आउटपुट को शो कर, एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राफिक डिस्प्ले ड्रॉ करने के आधार पर जो हमारा ये है ग्राफिक, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है केवल ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा एक ट्रायंगल बनाना है तो केवल 3 लाइनों पर ही फोकस करेगी। ठीक है, और इसको जो है वेक्टर डिस्प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, इसको जो रिजोल्यूशन होता है वो वेरी हाई होता है। ठीक है, इसमें पिक्सल फटता नहीं है, बहुत ही तगड़ा होता है इसका। कभी इसकी कमी क्या होती है, सीमित रंगों का, इसमें जो कलर्स होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये बहुत महंगा होता है। इसका एग्जांपल कैड में इसका यूज करते हैं। ठीक है, रैंडम का। रास्टर को देखते हैं। रास्टर जो होता है इसमें जो है डेटा को स्टोर करने के लिए रिफ्रेश या फिर फ्रेम बफर जो है यूज होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो पूरे इमेज पर पिक्सल बाय पिक्सल या फिर रो बाय रो स्कैन करता है। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन कम होता है, इसमें लाखों रंग होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल टीवी, मॉनिटर, कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमेज को जूम करने पर फटने लगती है। वही बताया ना मैंने कि रेजोल्यूशन कम होता है तो इसलिए फटती है और पिक्सल दिखने लगते हैं। इसे जो है जैग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एस्पेक्ट रेशियो का, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन बटे वर्टिकल रिजोल्यूशन। ठीक है गाइस, तो हे गाइस हमारा अगला टॉपिक है फ्रेम बफर। फ्रेम बफर क्या होता है, जो हमारी डिजिटल मेमोरी रैम होती है, रैम का ही एक हिस्सा होता है जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इमेज का पूरा डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है, यह इमेज के पिक्सल और उसके कलर को सेव कर लेता है। ठीक, ये 2 प्रकार का होता है, बिट मैप एंड पिक्स मैप। बिट मैप में क्या होता है, ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के लिए यूज होता है और ये बस 1 बिट स्टोर करता है। ठीक, और पिक्स मैप जो होता है ये रंगीन स्क्रीन के लिए होता है और ये कई सारे बिट स्टोर करते हैं, जैसे 8, 16, 24 एक्स्ट्रा ऐसे। ठीक है, वीडियो कंट्रोलर क्या होता है, तो गाइस वीडियो कंट्रोलर जो होता है एक हार्डवेयर प्रोसेसर या फिर ये चिप है जो फ्रेम बफर और डिस्प्ले के बीच एक पुल यानी ब्रिज का काम करता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करता है और इसकी रिफ्रेशिंग जो रेट होता है वो 60 से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कंट्रोलर एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करता है गाइस। ये यहाँ से आप देखेंगे CPU या फिर GPU हमारा जो इमेज बनाता है, इसमें जो फ्रेम बफर जो होता है इस डेटा के स्टोर कर लेता है। जो फ्रेम बफर है ऊपर यहाँ मैंने पढ़ा फ्रेम बफर। ठीक, इसी फ्रेम बफर से इंफॉर्मेशन लेके जो वीडियो कंट्रोलर होता है
ब्रिज की तरह यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके डिस्प्ले को देता है कि कौन सा कलर चाहिए उसको। डिस्प्ले जो क्या करता है, हमको इमेज दिखाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है वीडियो कंट्रोलर का, ठीक है। फ्रेम बफर का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, रिजोल्यूशन इंटू बिट्स पर पिक्सल, ठीक है। ये आंसर बिट्स में आता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्क्रीन का रिजोल्यूशन 640 इंटू 480 है और यह 24 बिट कलर डेप्थ का यूज़ करती है, तो फ्रेम बफर का साइज़ क्या है। तो हमको फ्रेम बफर का साइज़ जो है पता है कि रिजोल्यूशन इंटू बिट्स पर पिक्सल होता है, तो वही वैल्यू रख देंगे और इसको बाइट्स में चेंज करें तो इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही ईजिली। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट्स एंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो पॉइंट्स ड्राइंग एल्गोरिदम एक इजी एल्गोरिदम है, ठीक है। इट्स वर्क ऑन 1 पिक्सल। तो पॉइंट्स है तो इसमें एक ही पॉइंट रहता है, एक ही जो है पिक्सल पे काम करता है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन, स्क्रीन पर एक पॉइंट P 12.3 एंड 4.6 को शो करने के लिए पॉइंट ड्राइंग एल्गोरिदम किस पिक्सल कोऑर्डिनेट्स का चूज करेगा, ठीक है। तो पिक्सल 12.3 एंड 4.6 था, तो क्या करेगा, ये राउंडिंग टेक्निक का यूज़ करता है। ये 12.3 है, 5 से छोटा है तो ये 12 हो गया। 4.6 है, ये 5 से बड़ा है 6, तो यहाँ पे 5 हो गया, बस राउंड ऑफ कर दिया गया, ठीक है। यदि किसी सिस्टम का स्क्रीन रिजोल्यूशन W/H है तो पॉइंट ड्राइंग एल्गोरिदम के लिए वीडियो कोऑर्डिनेट्स की रेंज क्या है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर W-1 तक होगी के बीच, और y की वैल्यू 0 से लेकर H-1 के बीच होगी। यदि पॉइंट्स इस रेंज से बाहर है तो उसे स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम क्या होता है। तो जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम होती है, मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज़ यूज टू ड्रा पिक्सल फॉर लाइन्स इन द गिवन 2 एंड पॉइंट्स। जो हमारे जैसे 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं, 2 एंड पॉइंट्स यहाँ और यहाँ, तो इनके बीच में एक लाइन कैसे खींचेंगे, ये पिक्सल, ठीक है। तो इसी के लिए हमारा लाइन ड्राइंग, ठीक है, एल्गोरिदम ये 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा 3 प्रकार का, ठीक है। तो एक तो नेव होता है, एक DDA होता है, एक ब्रेसनहैम का LDA होता है, ठीक है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की। तो जो नेव होता है किस पे काम करता है, ये y=mx+c पर काम करता है, ठीक है। इसकी कमी क्या है, इसमें हर पिक्सल के लिए गुणा करना पड़ता है, जो प्रोसेसर के लिए बहुत भारी और काम को धीमा कर देता है, ठीक है। DDA क्या होता है, यह पिछली पिक्सल के मान में थोड़ा बदलाव करके वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है, मतलब राउंड ऑफ करता है, ये भी बहुत धीमा है, ठीक। ये DDA का ये जो एल्गोरिदम मैंने लिखा है कि पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, फिर हम उस डेल्टा को फाइंड करेंगे, डेल्टा x2 - x1 डेल्टा y=y2 फिर इसमें इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अगर x बड़ा है y से तो स्लोप को x के इक्वल कर देंगे, अगर y बड़ा है तो y के इक्वल कर देंगे, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे कैसे, ठीक। फिर प्लॉट करेंगे पिक्सल को और इसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि अंतिम पॉइंट तक हम लोग पहुँच न जाए, ठीक है। तो ये हो गया DDA एल्गोरिदम। अब देखते हैं कि ब्रेसनहैम की क्या एल्गोरिदम है। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे बेस्ट एंड स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है। यह एक डिसीजन पैरामीटर है जिसको P भी बोलते हैं का यूज़ करती है, और यह केवल प्लस और माइनस से तय करना होता है, ठीक है, कि अगला पिक्सल कौन सा है होगा। इसमें दशमलव, भाग या फिर गुणा का यूज नहीं होता है, तो ये बहुत ही इजी है और स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अगर DDA में स्लोप अगर m से बड़ा है, m1 से बड़ा है तो प्रत्येक चरण पर y निर्देशांक में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम m जो 1 से बड़ा है तो झुकाव जो है वर्टिकल ज़्यादा होता है, इसलिए y में हमेशा 1 जोड़ा जाता है और x को x+1/m से बढ़ाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम और पैरेलल वर्जन क्या होता है इस एल्गोरिदम का, ठीक है। तो सर्कल जनरेटिंग जो होता है एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसका यूज स्क्रीन पर एक सर्कल बनाने में किया जाता है, जो कि कंप्यूटर में जो है, जो हमारे ऐसे ना बॉक्स में रहता है, डॉट्स जो रहते हैं वो बॉक्स में रहते हैं, उनको पेन से ऐसे गोल बनाना संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह एल्गो तय करता है कि कौन पिक्सल को ऑन किया जाए ताकि दिखने वाली आकृति गोल दिखाई देगी, ठीक है। इसके जो है कार्य कैसे काम करता है, ठीक है। ये 8 वे सिमेट्री का यूज़ करता है, ठीक है। इसमें इंटीजर अरिथमेटिक का यूज होता है, ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है।
8 वे में क्या होता है कि बस इसको हम स्क्रीन को 8 वे में डिवाइड कर देते हैं और एक को बस एक निकालते हैं। ये 45 डिग्री का हो गया, इसको निकालेंगे तो इसी की सहायता से हम सबको निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसमें हमारा एक और है ब्रेसनहैम का सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम। ये एरर मिनिमाइजेशन पे काम करता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि डिसीजन पैरामीटर जो होता है ब्रेसनहैम का सर्कल जनरेटिंग में कितना होता है, तो p = 3 - 2r होता है। ठीक है, इनिशियल में हम जैसे हमको एक रेडियस दी रहती है और हमारे कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही निकालते हैं इसको। ये इसका फॉर्मूला है, एल्गोरिदम है। अगर 0 से हमारा जो डिसीजन पैरामीटर छोटा होता है तो x की वैल्यू को 1 कर देते हैं, y को वैसे ही रहने देते हैं और डिसीजन पैरामीटर को फिर से निकालते हैं। ठीक है, और अगर 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है तो x की वैल्यू को 1 कर देते हैं, y की वैल्यू को घटा देते हैं और फिर से निकालते हैं पैरामीटर को। और फिर उसके बाद से इसको तब तक करते हैं जब तक और स्क्रीन पर 8वें सिमेट्री का यूज़ करके 8 पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। फिर इस स्टेप को तब तक करते हैं जब तक x की वैल्यू y के बराबर या फिर y से बड़ी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद गाइस हम यहाँ पे मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम देखते हैं। ये भी स्टैंडर्ड एंड वेरी पॉपुलर और बहुत ही फास्ट है। ये अगले 2 संभावित पिक्सल के बीच का मिड पॉइंट चुनता है और चेक करता है कि मिड पॉइंट असली सर्कल के बाउंड्री के अंदर है या बाहर। ठीक है, इसका जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर होता है वो 1 - r होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से इंटीजर मैथ पर काम करता है। इसका जो हार्डवेयर तो बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नैव या पॉलिनोमियल मेथड आ गया है। ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक होती है और बहुत ही स्लो होती है, इसलिए अब इसका यूज नहीं किया जाता है। यह सर्कल के इक्वेशन x² + y² = r² पर काम करती है। ठीक है, और ये किस पे स्क्वायर रूट पे काम करती है ऐसे। इसका हार्डवेयर बहुत ख़राब होता है। इसके बाद आ गया पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक पे काम करता है और ये सर्कल के x = r थीटा, y = r sin थीटा पे काम करता है। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना बहुत इजी नहीं होता, बहुत भारी होता है, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेंडरिंग को बढ़ा देता है और कंप्यूटर लैग करने लगता है। ये बहुत ही स्लो होता है और इसका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब इसके पैरेलल वर्जन जो है हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को देखेंगे तो क्या होता है कि जब बहुत बड़े या हज़ारों सर्कल एक साथ ड्रा करना होता है तो ब्रेसनहैम बहुत धीमा हो जाता है। इसलिए पैरेलल वर्जन में काम को टुकड़ों में बांट करके जैसे मल्टी कोर CPU या फिर GPU द्वारा एक ही समय में पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आएगा आपको। मतलब जब बहुत बड़ा सर्कल बनाना हो तो ब्रेसनहैम धीमा पड़ जाता है, इसलिए उसको अलग अलग काट करके तब बनाया जाता है। जैसे टाइप्स कौन कौन से, ऑक्टेट बेस्ड पैरेललिज्म, 8 वे सिमेट्री हो गया, पिक्सल लेवल GPU मेथड, स्पैन बेस्ड या फिर पैरेललिज्म। ठीक है, तो बेसिक एंड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अब इसको देखते हैं। ठीक, तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है जब किसी वस्तु पर केवल एक बार बदलाव किया जाता है या फिर एक बार चेंज किया जाता है तो उसको बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और कंपोजिट क्या होता है जब एक के ऊपर अनेक लगाए जाते हैं तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो इसको टाइप्स कहते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन है, यानी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, रोटेशन क्या होता है किसी तय पॉइंट के किसी तय बिंदु या केंद्र के चारों ओर वस्तु को घुमाए। जैसे हमारा ये बिंदु है, ठीक है, इसको वस्तु को घुमाना ही रोटेशन कहलाता है। रोटेशन मतलब घूमना होता है। ठीक है, स्केलिंग क्या होता है वस्तु के साइज को बड़ा या छोटा कर देना। शेयरिंग क्या होता है वस्तु को एक तरह जो है टिल्ट कर देना, मतलब डिस्टॉर्ट, तिरछा झुकाना। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वस्तु की मिरर इमेज बनाना। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी लिखा है मैंने। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है जब किसी वस्तु पर एक के बाद एक कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, शेयरिंग एंड स्केलिंग आदि, तो उन सभी को मिला करके कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। ठीक है, इन सभी व्यक्तिगत ऑपरेशन की मैट्रिक्स को आपस में गुणा करके एक सिंगल मैट्रिक्स बना ली जाती है, जिससे कंप्यूटर का काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला की तरह कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बस यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये है, ये ट्रांसलेशन एडिटिव होता है, यानी इसमें ऐड करने पे बढ़ते हैं। ठीक है, स्केलिंग, मल्टीप्लिकेटिव, बाकी और सारे सब एडिटिव ही होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 को एक्स एक्सिस में 2 यूनिट घुमा दिया जाता है, मतलब y एक्सिस में 5 यूनिट ट्रांसलेट किया जाता है। नए पॉइंट P' के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो हमारा ये ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है x' = x + t, तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आता है आर्बिट्री पॉइंट रोटेशन क्या आता है। तो कंप्यूटर किसी वस्तु को केवल ओरिजिन
0 0 पर ही घुमा सकता है, लेकिन किसी अन्य बिंदु पर घुमाने के लिए वस्तु को पहले ओरिजिन पर लाते हैं, फिर घुमाकर वापस भेजते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पर लाने के लिए हमको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, -xp मतलब जो पुराना कोऑर्डिनेट, फिर उसको घुमाएंगे, फिर उसको ओरिजिनल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको दाएं से बाएं पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक पॉइंट P को x एक्सिस में शेयरिंग 2 के साथ शेयर किया जाता है, नए पॉइंट बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो शेयरिंग का फॉर्मूला ये होता है, x डैश में शेयर किया जाता है x प्लस शेयरिंग इंटू y डैश को सेम ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये नया पॉइंट ये हो जाएगा वैल्यू रख के। ठीक है, आगे देखते हैं। विंडोइंग एंड क्लिपिंग क्या होता है। विंडोइंग क्या होता है, पूरी स्क्रीन या वर्ल्ड में से केवल उस हिस्से या फ्रेम को सिलेक्ट करना जिसे हम देखना चाहते हैं, उसको विंडोइंग कहते हैं। ठीक है, क्लिपिंग क्या होता है, काटना, जैसे चुने गए फ्रेम या विंडो की बाउंड्री के बाहर की कोई फालतू जो चीज़ें होती है उसको काट कर हटा देना ही क्लिपिंग कहलाता है। ठीक है, पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है। पॉइंट क्लिपिंग ये होता है कि अगर हमारा पॉइंट किसी उसके अंदर है तो उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट जो है इसके बाहर आ रहा है तो हम उसको काट करके निकाल देंगे। ठीक, लाइन क्लिपिंग क्या होता है कि इसमें हम लाइंस को क्लिप करते हैं। ठीक, लियांग-बास्की एल्गोरिदम जो होती है, लियांग-बास्की एल्गोरिदम इसके लिए यूज की जाती है, लाइन क्लिपिंग के लिए। ठीक है, और कोहेजन-सदरलैंड का एल्गोरिदम भी इसके लिए यूज की जाती है। मिड पॉइंट सब डिवीजन भी इसके लिए यूज करती है। तीसरा होता है पॉलीगन क्लिपिंग। इसमें पॉलीगन क्लिपिंग के लिए क्या होता है, सदरलैंड होजमैन के एल्गोरिदम इसमें कॉन्वेक्स के लिए यूज होता है। वेलर अदर 10 की एल्गोरिदम जो होती है कॉन्केव पॉलीगन्स के लिए यूज होती है। ठीक है, टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है कि टेक्स्ट को क्लिप किया जाता है, जैसे कि ऑल और नन। जैसे हमारी विंडो है, ठीक है, इसमें अगर हमारा जैसे कि इसमें अगर पूरा वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको पूरा काट दिया जाएगा, ये या तो पूरा चाहिए तो थोड़ा सा भी चाहिए। ठीक है, ऑल और नन स्ट्रिंग का भी होता है ऐसे ही कि अगर हमारी पूरी स्ट्रिंग नहीं आ रही तो उसको काट के निकाल देंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि कैरेक्टर क्लिपिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर हमारी हमारी स्ट्रिंग जो है अगर इतनी आ रही है और इतनी बाहर है तो इसमें जितना अंदर है फ्रेम में उतनी रख लेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर क्लिपिंग में कहता है कि इसमें हम जो अंदर का भाग काट के निकाल देते हैं, बाहर का भाग रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3D जियोमेट्री प्रिमिटिव क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रिमिटिव सब बेसिक शेप यानी जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, आसानी से ड्रॉ कर सकता है, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब एरोप्लेन हो गया तो इसको तो नहीं समझ सकता ना, लेकिन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके बना देगा, इसी ब्लॉक को प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, जितने भी बेसिक शेप या फिर जैसे हमारे घर बनाने के लिए बच्चों को दिया जाता है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो उसका यूज करके घर बना देते हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस होते हैं, एक सतह में सरफेस होते हैं। ठीक है, तो ठोस में आपका क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस आ गया, और इसमें जो है जो खोखले होते हैं जिसकी बाहरी परत बनाने के लिए, जैसे कि पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गए, पॉलीगन हो गए, ट्रायंगल हो गए। ठीक है, और ये पूछता है एनिमेशन या फिर गेम या किसी गाड़ी या फिर इंसान का चेहरा बनाने के लिए कौन सा प्रिमिटिव यूज करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव या फिर सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, इसके थ्रू 3D प्रिमिटिव को आपस में जोड़ घटाकर एक नया कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाते हैं। ठीक है, इसमें इसके थ्रू बस क्या करते हैं, 3D प्रिमिटिव को आपस में जोड़ या फिर घटा करके एक नया कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाते हैं। इसमें बुलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसमें बुलियन ऑपरेटर्स का यूज होता है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री में किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स पत्तियाँ, वो 3D प्रिमिटिव होती हैं, और जो नोड्स होते हैं वो बुलियन ऑपरेटर को, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो किसी 3D ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब, स्फीयर के आकार या स्ट्रक्चर को कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे स्टोर या प्रोसेस किया जाता है, इसी को रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 टाइप के होते हैं, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन एंड स्पेस पार्टीशनिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बाउंड्री में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी बाउंड्री से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, उसको बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट हैं, वर्टिसेस, एज और फेस। इसे स्टोर करने के लिए 3 टेबल भी बनती है, इसको वर्टेक्स टेबल, एज टेबल और पॉलीगन सरफेस टेबल भी कहते हैं। ठीक है, यूलर का फॉर्मूला यूज होता है इसमें, v - e + f = 2। ओके गाइज, स्पेस पार्टीशनिंग रिप्रेजेंट क्या होता है, इसमें
वॉक्सेल वॉल्यूम पिक्सल, सबसे छोटे ग्रिड या फिर ब्लॉक को वॉक्सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्टरी रिप्रेजेंटेशन होती है, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं इसको, तब फॉलो इसे स्टोर करने के लिए 8 एरे का यूज़ किया जाता है, 8 एरे ट्री का उस तरह। मेडिकल इमेजिंग, CT स्कैन या MRI में ह्यूमन्स बॉडी के अंगों को 3D मॉडल को कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन का यूज अधिक किया जाता है? तो वॉक्सेल का, यानी कि ये वॉक्सेल है, इसका यूज अधिक किया जाता है। अब प्रोजेक्शन क्या होता है गाइस? तो हमको पता है कि 3D जो हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको 2D स्क्रीन पर दिखाना ही प्रोजेक्शन कहलाता है। 2 तरह का होता है, पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल प्रोजेक्ट, ठीक है। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये बिल्कुल आँख और कैमरे की तरह होता है, जो दूर की वस्तु है दूर दिखेगी, जो पास की वस्तु है बड़ी दिखेगी, जो दूर की वस्तु है छोटी दिखेगी, जो पास की वस्तु है बड़ी दिखेगी। इसमें सभी प्रोजेक्शन लाइन एक पॉइंट में मिलती है जिसे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। 3D गेम्स हो गया, एनिमेशन हो गया, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें सभी प्रोजेक्शन लाइन के एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और स्क्रीन पर कभी नहीं मिलते हैं। इसमें वस्तु दूर हो या पास हो उसका साइज नहीं बदलता है, जैसे कैड इसमें या फिर ब्लूप्रिंट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्टर और ऑब्लिक प्रोजेक्टर, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है कि 90 डिग्री पर, इसमें 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब लाइन स्क्रीन के किसी और कोड पर टकराती है, इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें किसी और पर टकराती है तो उसको ऑब्लिक करेगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में वह पॉइंट जहाँ पर सभी पैरेलल लाइन्स आपस जाकर मिलती हुई या वैनिश होती दिखे उसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। ये पूछता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पर्सपेक्टिव में वो पॉइंट जहाँ पे सभी पैरेलल लाइन जाकर या तो मिलती हुई या तो वैनिश हुई दिखती हैं उसको वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कर्व्स क्या होते हैं गाइस? कर्व्स तो ये जो होता है, जो हमारे जैसे कि हमारी गेंद बनानी है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारा कंप्यूटर जो है तुरंत इसको 3 लाइन ड्रॉ कर देगा और कंप्यूटर बन जाएगी, ठीक है, लाइंस के यूज से। लेकिन अगर गेंद बनानी है ना तो उसको जो है ढूंढना पड़ेगा कौन सी लाइन कहाँ बनाए, कैसे बनाए कर्व, तो कंट्रोल पॉइंट जो है उसको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए कर्व्स के हम लोग, ये कर्व्स होता है इसकी टाइप्स क्या होता है पढ़ते हैं। हर्मीट कर्व, 2 एंड पॉइंट होते हैं और दोनों पर एक टेंजेंट स्लोप लगा होता है, ठीक है। जिस तरफ स्लोप घूमता है कर्व भी उधर ही घूमता है, ठीक है। ये कर्व हमेशा अपने एंड पॉइंट से होकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्व हमेशा अपने एंड पॉइंट से होकर गुजरता है। बेजियर कर्व क्या आता है? ये ग्लोबल कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट अगर हिल जाएगा तो पूरा कर्व जो हिल जाएगा वो खराब हो जाएगा। कॉन्वेक्स कर्व हमेशा उन पॉइंट्स के द्वारा बनाए गए बाउंड्रीज के अंदर ही रहता है कॉन्वेक्स में। डिग्री में क्या था, अगर n डिग्री है हमारी, n जो है कंट्रोल पॉइंट्स है तो डिग्री n-1 होगी, ठीक है। या फिर n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जैसे अगर n+1 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो जो हमारी डिग्री है वो n होगी, और अगर n है मतलब कि हमेशा एक माइनस ही होती है, ठीक है। बी स्प्लाइन कर्व क्या होता है? इसमें लोकल कंट्रोल होता है, अगर एक पॉइंट हिल गया तो पूरा कर्व नहीं हिलेगा, सारी कोई डिग्री कंट्रोल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। सरफेस क्या होता है गाइस? सरफेस वो होता है कि जब बहुत सारे कर्व को आपस में जोड़ देते हैं या फिर एक कर्व को पकड़कर गोले में घुमाते हैं तो एक सरफेस बनता है, ठीक है। अगर एक सीधी लाइन को गोल घुमाएं तो सिलेंडर पाइप बन जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे है, एक आर्क है ये, ठीक है। इसको ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। स्फेयर के टाइप क्वाड्रेटिक सरफेस, इसमें सेकेंड डिग्री यूज होती है, ये इसमें टाइप है स्फेयर और कोन। सरफेस और फिर रिवोल्यूशन क्या होता है, इसको रोटेट करता रहता है एक्सिस पे, ठीक है। टोरस या फिर सिलेंडर बनता है। बेजियर सरफेस क्या होता है? इसमें ग्लोबल कंट्रोल बताया तो एक हिस्सा हिला तो पूरा जो है कर्व खराब हो जाएगा, स्मूथ होता है, ठीक है। बी स्प्लाइन लोकल होता है, एक हिस्सा हिला तो पूरा जो है खराब नहीं होगा कर्व। कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। पॉलीगन मेश क्या होता है? इसमें 3 जो है वो होते हैं, वर्टेक्स एज और फेस 3D गेम के लिए। हिडन लाइंस क्या होती हैं? इसमें हमको पीछे की लाइंस दिखती नहीं, उसको हिडन लाइंस कहते हैं। जैसे हमारे वुड है या सॉलिड है तो पीछे की जो लाइन वो दिखेंगे नहीं तो इससे पीछे की लाइन को काट करके हटा देता है, ठीक है। इसके कैसे कैसे काम करता है? जेड बफर, इसको डेप्थ बफर भी कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आगे दिखेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे दिखेगा। इसकी जेड वैल्यू सबसे कम होती है, उसी को जो है व्यू के सबसे पास रखा जाता है। ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है और इसको डेप्थ वैल्यू भी कहते हैं गाइज। बैक फेस कलिंग क्या था? जो हिस्सा व्यूवर्स को नहीं दिखता है कंप्यूटर उसे पहले ही काट कर फेंक देता है कि क्यों ही टाइम वेस्ट करना, क्यों मेमोरी वेस्ट करना। ये इसके अंदर नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है और ये वॉर्नकॉक का एल्गोरिदम है, इसको डिवाइड एंड कॉन्कर काम करता है और ये गारंटी क्वाड्री 4 पार्ट में होता है, ठीक है गाइज।